गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 में पढ़ने जा रहे हैं बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इसका हम 5वां भाग पढ़ेंगे। चार भाग हम पढ़ चुके हैं। 5वें भाग में हम पढ़ेंगे गांव की उजड़ी भट्टियां। हमने पहले पढ़ा था कि क्या हो गया था, जो कपड़ा मिल है वो बंद हो गई थी भारत की कपड़ा बुनने, और साथ ही साथ में जो लोहा प्रगनल का काम होता था, लोहे को गलाने का कार्य किया जाता था, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया था। वो वुड से स्टील जो बनाया जाता था वो भी समाप्ति की ओर जा रहा था, क्योंकि भारत के अंदर इंग्लैंड से बने हुए शस्त्र और वहां से बने हुए औजार भारत में आने लगे थे। अब आगे हम इसी में देखेंगे वुडन स्टील उत्पादन के लिए वुडन स्टील उत्पादन के लिए वुडन स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक मतलब जो वुडन स्टील था उसके उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन किया जाता था, उसकी बेहद परिष्कृत जो तकनीक थी वो जरूरी थी। और परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहा प्रगनन लोहे को गलाने के लिए लोहा प्रगनन एक सामान्य गतिविधि थी। लोहे को जो गलाया जाता था, लोहा प्रगनन विधि के द्वारा गलाया जाता था, तो एक सामान्य गतिविधि थी। खास तौर से बिहार और मध्य भारत में तथा मध्य भारत में हर एक जिले में ऐसे प्रगल्भ कारीगर थे। हर एक जिले में ऐसे प्रगल्भ कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए ठीक है, ऐसे कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए लोहे के स्थानीय भंडारों का लोहा बनाने के लिए लोहे अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे।
इस्तेमाल करते थे। तो देखो बच्चों, जो वुडन स्टील था उसके उत्पादन के लिए लोहे परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहा खनन एक सामान्य गतिविधि थी। खास तौर से बिहार तथा मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगल्भ कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए लोहे अयस्क की स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल किया करते थे। जो वहां पर जहां पर रहते थे वहीं पर उनको लोहा प्राप्त होता था और उसी का वो इस्तेमाल किया करते थे। आगे हम इसी में देखेंगे। इसी लोहे के कारखानों में इसी लोहे के कारखानों में इसी लोहे के कारखानों में, ठीक है, दैनिक इस्तेमाल के औजारों और साधन बनाए जाते थे। दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। बनाए जाते थे। औजार व साधन बनाए जाते थे और ज्यादातर भट्टियां मिट्टी और धूप में ज्यादातर जो भट्टियां होती थी वो मिट्टी व धूप में और सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। ईंटों से बनी होती थी और प्रगलन का काम पुरुष करते थे। प्रगलन का कार्य पुरुष किया करते थे। जो प्रगलन का कार्य होता था वो किसके कारण होता था? पुरुषों के द्वारा किया जाता था, पुरुष करते थे। और जबकि महिलाएं धोखनी चलाती थी। धोखनी चलाती थी, ठीक है। जो महिलाएं होती थी वो क्या करती थी? धोखनी चलाती थी। वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा फेंकती रहती थी। धोखनी से क्या फेंकी जाती है? हवा फेंकती रहती थी। तो इस तरह से क्या किया जाता था? महिलाओं के द्वारा धोखनी चलाकर के हवा दी जाती थी और जो पुरुष होते थे वो प्रगलन का कार्य किया
करते थे। तो इसी लोहे के कारखाने में डेली इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज्यादातर भट्टियां भट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी और प्रज्वलन का कार्य पुरुष किया करते थे, जबकि महिलाएं रोशनी चलाती थी और वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा भी फेंकती रहती थी। मतलब हवाएं भी उसमें डालती जाती थी, तभी वो प्रज्वलन की जो भट्टी होती थी वो चलती थी। आगे हम इसमें देखेंगे, इसी में हम आगे देखेंगे कंटिन्यू करते हुए। उन्नीसवीं सदी के अंत तक आते आते 19वीं सदी के अंत तक आते आते तो 19वीं सदी हो गई थी, उसके अंत तक आते आते क्या हुआ था? अंत तक आते आते लोहे के प्रज्वलन का पुनर्खत्म होने लगा था। क्या है? खत्म होने लगा था। ठीक है, तो आते आते क्या होने लग गया था? खत्म होने लग गया था और ज्यादातर गांव के भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी। गांव में भट्टियां ठंडी पड़ने लग गई थी। ज्यादातर गांव में जो भट्टियां थी वो ठंडी पड़ने लग गई थी, यानी कि कार्य बंद होने लग गया था, तो ठंडी पड़ने लग गई थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था, क्योंकि भट्टियां बंद होने लगने लग गई थी। तो उससे क्या हो गया था? लोहे का जो है वो व्यापार कम होता जा रहा था, उत्पादन। इसकी एक वजह तो नए वन कानून थे। इसकी एक वजह नए वन कानून ही थे। मतलब नए वन कानूनों के द्वारा इसको हटाने का एक तरह से कार्य हो गया था, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब औपनिवेशिक सरकार ने औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों को प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। आरक्षित वनों में लोगों को प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी, जो कि अंग्रेजों के द्वारा आरक्षित किए गए थे। ठीक है, तो लोहा बनाने वाले को कोयले के लिए कानून लकड़ी कहाँ से मिलती? तो लोहा बनाने वालों को जलाने के लिए
लकड़ी कहाँ से मिलती। ठीक है, तो इस तरह से क्या होने लग गया था, जो लोहे की बनाने की भट्टियां हैं वो ठंडी पड़ने लग गई थी। और इसकी एक वजह तो नए कानून भी थे, वन कानून, क्योंकि वहां से क्या नहीं कर सकते थे, लकड़ी नहीं काट सकते थे। इसलिए क्या होने लग गई थी, अगर लकड़ी नहीं है तो भट्टियां कैसे चलेगी, इस कारण से भट्टियां क्या होने लग गई थी, ठंडी पड़ने लग गई थी। ठीक है, तो एक कारण तो ये था। आगे हम इसी में देखेंगे। वन कानूनों का नजरिया अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर के लकड़ी इकट्ठा कर जाती थी। कई बार क्या होता था कि जो वन कानून चलाया गया था तो उसमें क्या करते थे, लोग जंगल में जाते थे और चोरी छिपे लकड़ियां लेकर के आते थे, परंतु लंबे समय तक ये एक ही तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे कि चोरी छिपे जाएंगे जंगल में और जाकर के लकड़ियां ले आएंगे और अपना कारोबार चालू रखेंगे। इस तरह से वे नहीं कर सकते थे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी। जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी। ठीक है, यानी कि आप आ जा सकते हो। कुछ जंगलों में उनको क्या दे दी गई थी, आवाजाही की अनुमति भी दे दी थी। लेकिन प्रगालकों के अपनी प्रत्येक भक्ति के लिए अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे। बहुत भारी क्या कर चुकाने भी पड़ते थे, और जिससे उनकी आय बढ़ जाती थी। गिर जाती थी। मतलब जो कर चुकाते थे तो इतनी अधिक मात्रा में होता था कि वो जो कमाते थे वो भी उनको पूरा नहीं पड़ता था, तो उनकी आय जो होती थी वो गिर जाती थी। और 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा था। लोहे व इस्पात का आयात भी
होने लगा था। ठीक है, तो देखो बच्चों, कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन बालकों को अपनी प्रत्येक भर्ती के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे व इस्पात का आयात भी होने लगा था, यानी ब्रिटेन से भी क्या आने लग गया था, लोहा और इस्पात आने लग गया था, इसलिए भारत में जो बनता था लोहा वो कम होने लगा था। भारतीय लुहार के घरेलू बर्तन में औजार बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे, क्योंकि वो क्या होता था, सस्ता होता था। तो जो भारतीय लुहार है वो भी क्या करते थे कि जो आता था ब्रिटेन से लोहा, उसी का इस्तेमाल किया करते थे, ताकि उनको वो सस्ते में प्राप्त हो जाए और उनको भट्टियां भी नहीं चलानी पड़ती थी। इसकी वजह स्थानीय बाजार की लोहे की मांग कम होने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा उत्पाद बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। 20वीं सदी जब आई तो उनके सामने एक नई चुनौती सामने लेकर के आई। अब आगे हम देखेंगे भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय। तो इस तरह से हमने देखा कि भट्टियां बंद हो गई थी, भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय। भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत में लोहा इस्पात कारखानों का उदय किस प्रकार से हुआ। साल 1904 की बात है। साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड थे और जमशेदजी टाटा के चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा, सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लोहे अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। लोहे अयस्क की खोजबीन करते क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। और घूमते घूमते वे भारत में आधुनिक लोहे इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लोहे के भंडारों की तलाश कर रहे थे। वो खोजबीन इसलिए कर रहे थे कि भारत में क्या कर रहे, अच्छे लोहे के संयंत्र लगा ले, और इसलिए वो क्या कर रहे थे, अयस्क भंडारों की तलाश कर रहे थे। कई महीने का काफी सारा पैसा खर्च किए थे। जमशेदजी टाटा थे वो भारत में बड़ा लोहे भारत में बड़ा लोहे इस्पात कारखाना
लोहा व इस्पात कारखाना, लोहा व इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत बड़ा भाग खर्च कर रहे थे। ठीक है, तो जो जमशेदजी टाटा है वो अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा भाग लोहे का कारखाने लगाने के लिए क्या कर रहे थे, खर्च कर रहे थे। और उनकी इसके लिए पहली शर्त थी कि उम्दा लोहा एस के भंडारों का पता लगा लिया जाए। पहली शर्त ये थी उनकी कि जो अच्छे लोहे एस के कारखाने उनका क्या लगा दिया जाए, पता लगा लिया जाए। एक दिन कई घंटे तक जंगल में खाक छानने के बाद जो वेल्ड थे, चार्ल्स वेल्ड, वो और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर क्या लेके जा रहे हैं, टोकरियों में भरकर लोहे अरस्क ले जा रहे हैं। जब वो जंगलों में घूम रहे थे अच्छे लोहे के भंडार ढूंढने में, तो उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री और पुरुष क्या कर रहे हैं, अच्छा मतलब टोकरी में लोहे अरस्क भर करके जा रहे हैं। तब उन्होंने उसको देखा, ठीक है, और उस गांव में जा पहुंचे। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि लोहा, उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी के बारे में बताया। जब उन्होंने पूछा कि आप ये लोहा कहाँ से लेके आ रहे हो, तो उनसे कहा गया कि हम ये यहाँ पर एक पहाड़ी स्थित है, यहाँ से हम क्या लेकर के आ रहे हैं, लोहा लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने उनकी टोकरियों में लोहा भरा हुआ देखा और वो उसको ढूंढ रहे थे। वेल्ड और दोराबजी ने वेल्ड व दोराबजी घने जंगलों में होते हुए काफी देर बाद थककर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। उस पहाड़ी पर जा पहुंचे, जो पहाड़ी थी उस पर जा पहुंचे, उस पहाड़ी पर जा पहुंचे दोनों ही, ठीक है। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद जब उन्होंने उस पहाड़ी का क्या किया, अध्ययन किया, पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ट ने बताया कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वह मिल चुकी है। उन्हें जिस चीज की तलाश है वह मिल चुकी है, ठीक है। तो वेल्ट ने क्या कहा कि उनको जिस चीज की तलाश थी वो उनको क्या हो गई है, मिल गई है। यानी कि जो जिस लोहे की वो तलाश कर रहे थे, अच्छे लोहे की जिससे वो कारखाना खोल सके, वो उनको क्या हो गई थी, मिल चुकी थी। तो जमशेदजी टाटा के बेटे दोराबजी और वेल्ट दोनों वहां पर पहुंच गए थे और रझारा पहाड़ी का नाम है, रझारा पहाड़ियां जो होती है वो दुनिया के
सबसे बेहतरीन लोहे एसिड के भंडारों में एक थी। भंडारों में एक थी। ठीक है, तो लोहे एसिड के भंडारों में क्या थी? एक थी। रजाना की पहाड़ियां, रजाना की जो पहाड़ियां होती है वो माना गया है। तो आपने देखा किस तरह में वो जाते हुए उनको लोहे एसिड के भंडार मिले, जो जिस लोहे की उनको तलाश थी ताकि वो अपना क्या खोल सके, कारखाना खोल सके, और उसकी तलाश में उन्होंने अपनी संपत्ति को भी लगा दिया था। आगे हम इसी में देखेंगे। लेकिन यहाँ एक परेशानी थी कि सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं भी पानी नहीं था, लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह का मिलना भी जरूरी था। जहाँ पर ये पहाड़ी थी वहाँ पर क्या था, सूखी जगह थी और पानी नहीं था, और कारखाना लगाने के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये समस्या थी। और अगलिया समुदाय के लोगों ने लोहे एसिड का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की, जहाँ के बाद से भिलाई स्टील संयंत्र को एसिड की आपूर्ति की गई। जो अंगारिया जनजाति के लोग थे उन्होंने भिलाई में जाकर के क्या करा, लोहे एसिड का भंडार ढूंढे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी क्या मिलता है, लोहा मिलता है। तो भिलाई में भी उनको ये प्राप्त हुआ। कुछ साल बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। सुवर्ण नदी के किनारे क्या कर दिया गया, उसको पानी भी मिल गया, और वहां पर जो जंगल थे उसको साफ करके क्या किया गया कि वहां पर एक कारखाना, फैक्ट्री लगाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को, जो सुवर्ण नदी के किनारे जो शहर बसाया गया था, इस शहर को क्या नाम दिया गया, जमशेदपुर का नाम दिया गया। जमशेदपुर का नाम दिया गया। इसे क्या नाम दे दिया गया, जंगलों को काट दिया सुवर्ण नदी के किनारे, और उसको, उस शहर को जमशेदपुर का नाम दे दिया गया। और इस स्थान पर लोहे एसिड भंडारों, इस स्थान पर लोहे एसिड भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। पानी क्या था, उपलब्ध था। और यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यहाँ टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी फिस्को की स्थापना हुई। इसका नाम क्या रखा गया, फिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। जिसमें 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से उनको जगह मिल गई थी कारखाना खोलने के लिए, और साथ ही साथ उनको पानी भी मिल गया था जहाँ से कि इनको कर सके। और आमतौर पर ब्रिटेन से बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे विस्तार की वजह से ब्रिटेन से बनी पटरियां, जो ब्रिटेन से पटरियां बन के आती थी, किसकी, लोहे की, ब्रिटेन से बनी पटरियां यहाँ का भारी भाग थी। काफी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ मानने को तैयार ही नहीं थे कि
भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब हमारे यहाँ पर श्रेष्ठ लोहा मिलने लग गया तब भी अंग्रेज ये मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में क्या मिल सकता है, श्रेष्ठ लोहा मिल सकता है। जब टिस्को की स्थापना हुई तो हालात बदलने लगे, ठीक है। और जब टिस्को की स्थापना हो गई जमशेदपुर में टाटा स्टील की, तो उसके बाद में जब हालात बदलने लगे तो 1914 में विश्व युद्ध हुआ और ब्रिटेन से बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोड़ दिया गया। जो वहां पर ब्रिटेन में जो लोहा बनता था तो वहां पर जब युद्ध हुआ तो उसने सारे इस्पात को उसमें छोड़ दिया गया और ब्रिटेन की स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भी भारतीय रेलवे टिस्को पर ही आश्रित हो गई। जब युद्ध लंबा छिड़ गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोले खोल और रेलगाड़ियों के लिए, मतलब जो गोले बनाते थे उसके लिए और रेलगाड़ियां जो बनाई जाती थी उसके लिए और पहिए बनाने का काम सौंप दिया गया। 1919 तक की स्थिति हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीदने लग गई। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो ब्रिटिश जो साम्राज्य का इस्पात था वो तो क्या होता गया, आना कम हो गया और भारत के अंदर क्या बनने लग गया, इस्पात ज्यादा बनने लग गया। तो इस तरह से आपने देखा कि भारत में लोहा इस्पात कारखानों का उदय हुआ और जो ब्रिटेन से आने वाला लोहा था वो क्या होता चला गया, समाप्त होता चला गया। सूती कपड़े की तरह लोहे इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा। मतलब जब ब्रिटेन से सामान आना कम हो गया, माल वहां पर मतलब बनना कम हो गया, तभी जाकर के क्या हो गया, हमारा जो लोहे व्यापार है वो भी और सूती उद्योग व्यापार है वो भी क्या होने लग गया था, बढ़ने लग गया था। ठीक है, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान उसके बाद में सामने आए। जब पहला विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में क्या होने लग गए, भारत के अंदर बदलाव आने लगे, क्योंकि उससे पहले तक तो हमारे यहाँ पर जो सामान आता था वो ब्रिटेन से आता था, लेकिन अब वहां से आना क्या हो गया था, कम हो गया था। और जो राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुए थे उसके दौरान औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में उनसे बहुत सारी मांगे माननी पड़ी। तो इस तरह से आपने देखा कि भारत में वापस से जो उद्योग धंधे जो लुप्त हो गए थे वो वापस से सूती कपड़ा मिल भी वापस से बनी और साथ ही साथ लोहे इस्पात के जो कारखाने हैं वो भी भारत में बनने लगे। अब भारत का लोहा क्या होने लग गया था, श्रेष्ठ होने लग गया था। इसके लिए जो जमशेदपुर है वहां पर इसकी इस कारखाने की स्थापना की गई जिसका नाम दिया गया टिस्को। ठीक है, और जो इनके बेटे थे उन्होंने और वॉर्ड में मिलकर के क्या करा था, जगह पर ऐसी जगह ढूंढी जहां पर की अच्छी श्रेष्ठ क्वालिटी का क्या मिलता था, लोहा प्राप्त हो सकता था। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपका अध्याय पूरा समाप्त हो गया है 5 भागों में। धन्यवाद। इसका जो गृह कार्य है वो आप कर लेना, आपको भेज दिया जाएगा।